हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय मिश्रा और आज हम लोग लेके आए हैं सिविक्स के टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है कि जो सिविक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने पर्सनल लाइफ में भी सिविक्स से रिलेटेड चीज़ों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग सिविक्स के बारे में बातें करेंगे और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप मेरे सारे लेक्चर्स के साथ बने रहिए। आपको मैं सिविक्स से इश्क और मोहब्बत करवा दूंगा, जिसके वजह से बोर्ड चाहे जैसा भी क्वेश्चन सेट करे, यू आर कैपेबल टू आंसर द क्वेश्चन। दैट मीन्स कि आप निश्चित रूप से यू विल बी कैपेबल फॉर द एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से कैपेबल रहेंगे और आसानी के साथ अपने सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, चाहे वो फिर लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या फिर एमसीक्यू हो। आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जैसा कि मैंने बाकी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में भी आपसे वादा किया है, तो आज सिविक्स में भी सेम वादे के साथ आपके साथ आपका दोस्त विनय मिश्रा। तो आइए देखते हैं सबसे जो हमारा आज का चैप्टर है, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। वेरी इंटरेस्टिंग कि पावर शेयरिंग, सर ये पावर शेयरिंग क्या होता है, ये क्या होता नहीं होता, इन सारी चीज़ों को अभी हम वन बाय वन आपको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा और चीज़ें समझ में आएगी आपको। तो देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग। आप सबसे पहला चीज़, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब भी आपको कोई भी चीज़ शेयर करना पड़ रहा है तो क्यों शेयर करना पड़ रहा है? इसका मतलब है कि जो चीज़ आपके पास है वो बाकी लोगों के पास नहीं है, और जिसके वजह से क्या है कि जो सामने वाले के पास चीज़ें बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स कि सपोज कीजिए कि आप अपने बर्थडे पर 1 केजी मिठाई खरीद के लाते हैं, और अब क्या होगा कि उस मिठाई को आपको दोस्तों के बीच में बांटना था बट आप नहीं बांट रहे, तो क्या होगा, आपके पास बहुत ज़्यादा मिठाई और उन लोगों के पास उस मिठाई का कोई भी हिस्सा नहीं पहुंचेगा। मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा और दूसरी तरफ बिल्कुल नेग्लेजिबल। तो यहाँ पर वही चीज़ है, इसका मतलब है कि जो पावर है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड था। दैट मीन्स कि कोई ना कोई एक लेवल जरूर था कि सारा पावर सिर्फ जाकर के वहीं पर बैठा था। तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा पावरफुल होंगे और वो ज्यादा डिस्पोटिक होंगे। दैट मीन्स कि निरंकुश होंगे, जैसा कि आपने पढ़ा था एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क के बारे में, जो कि मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था। इसका मतलब क्या था कि सारा जो पावर होगा किसी एक पर्सन के हाथों में हो। दैट मीन्स कि दूसरा एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, इसको मोनार्क सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जहां पर रूल मोनार्क का होता है वहां भी पावर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। दैट मीन्स कि दूसरे के हाथों में किसी के पास कोई भी पावर नहीं होता है। बट आप कहेंगे कि जो आपने सर जो अभी तक डिस्कस किया है इन सारी चीजों को एग्जाम में तो मैं नहीं लिख सकता। बिल्कुल आप नहीं लिखेंगे, तो आइए आपको दिखाता हूं मैं कि एग्जाम में आपको क्या लिखना है। बहुत ही सुंदर, एज इट इज। जब मैं किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उस चैप्टर के बारे में पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूं डिफिनेशन के माध्यम से, ताकि उन चैप्टर्स को समझना और उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे। इन दोनों ही चीजों का बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है? पावर शेयरिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। कुछ तो ऐसा सिस्टम है, क्या है कि गवर्नमेंट का एक सिस्टम, इसमें क्या करते हैं कि पावर इज शेयर्ड। पावर को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। दैट मीन्स कि ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि पावर को शेयर करते हैं। तो किसके? तो एमंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोशल ग्रुप। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, टायर्स का मतलब क्या हुआ यहां पर? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे आप जानते हैं, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरा होता है आपको लोकल गवर्नमेंट। तीसरा कौन सा होता है? लोकल गवर्नमेंट। तो दैट मीन्स कि ये टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हो। बट बात अगर ऑर्गन की करें तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको पता होना चाहिए था आज तक। बट अगर नहीं है तो अभी से आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि ऑर्गन्स क्या है। तो आप देखेंगे कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है, मैं यहां से लेता हूं, आप यहां देखेंगे कि ऑर्गन्स ऑफ द जो गवर्नमेंट है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहला जो इसमें है उसका नाम बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा आएगा? तो लेजिस्लेचर आएगा। और दूसरे नंबर पे आपको एग्जीक्यूटिव आएगा। क्या आएगा? एग्जीक्यूटिव।
एग्जीक्यूटिव। और तीसरे नंबर पे आपको आता है जुडिशियरी। तीसरे नंबर पे क्या आता है? जुडिशियरी। तो ये जो तीनों होते हैं ये गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी देश में जहां पावर शेयरिंग है वहां जो गवर्नमेंट फंक्शन करता है वो इन्हीं तीनों की मदद से। तो पहले वाले का मैं अगर आगे की किसी स्लाइड में जरूरत होगा तो मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इनका काम क्या होता है? टू मेक लॉ। तो लेजिस्लेचर क्या करते हैं? लॉ को बनाते हैं। जबकि एग्जीक्यूटिव अगर बात करें तो ये इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करते हैं मतलब लागू करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं मैं। आप देखेंगे कि इंडिया के हर एक हिस्से में अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो आपके पास हेलमेट होना जरूरी है। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो ये वहां की जो पुलिस अथॉरिटी होती है उसको ये पावर है कि आप पे कुछ ना कुछ पेनल्टी इंपोज कर दे। वो फाइन कर देता है, चालान काट देता है। सिंपल सी बातों भाषा में अगर बात करें तो चालान काटता है। तो दैट मीन्स कि ये लॉ किसने बनाया कि हेलमेट पहनना चाहिए? दैट इज द लेजिस्लेचर। और इसको इंप्लीमेंट करके आपको ग्रासरूट लेवल पे कौन पकड़ता है? तो पुलिस। तो कुल मिला करके इसमें पूरी जो है आपको प्रशासन व्यवस्था आ जाती है। क्या आ जाती है? इसमें पूरी प्रशासन आ जाती है। तीसरे नंबर पर जुडिशरी होता है। तो जुडिशरी का दो फंक्शन होता है। एक तो होता है इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट द लॉ। पहला चीज क्या करेगा? लॉ को ये इंटरप्रेट करेगा कि कौन सा लॉ वैलिड है और कौन सा लॉ इनवैलिड है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसके थ्रू? तो हमारे जो देश का संविधान है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर के इस देश में कोई भी नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी ना हो। तो दैट मीन्स कि उस देखता है कि क्या वो जो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बना रही है तो क्या ये लॉ भारत के संविधान का वायलेशन तो नहीं कर रहा है? ये कहीं भारत के संविधान से बाहर जा करके उनके आइडियोलॉजी को, उनके फिलॉसफी को ब्रेक करके तो लॉ नहीं बन रहा है। अगर ऐसा कुछ नजर आ जाए तो तुरंत जुडिशरी क्या करेगा? उस लॉ को बनने से रोक देगा और वो लॉ नहीं बन सकता। अगर दूसरी तरफ दूसरा चीज क्या होता है? रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। दैट मीन्स कि अगर किसी दो पर्सन के बीच में, दो स्टेट के बीच में, अगर दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में, पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसको रिसॉल्व करने का काम होता है जुडिशरी का। तो यहाँ एक चीज मैं आपको बहुत मजेदार की बात बताता हूं कि यहां पर हमारे देश में पनिशमेंट देने का अधिकार, राइट सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के पास है। इसके अलावा कोई आपको पनिशमेंट नहीं दे सकता। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर, चाहे वो छोटे से छोटे या बड़े से बड़े पद पर हो, अगर वो आपको किसी भी वजह से एक थप्पड़ मारता है तो वो भी कानून के खिलाफ है। क्योंकि पनिशमेंट उसको सिर्फ इतना अधिकार है कि वो आपको अपनी कस्टडी में ले सकता है, लेकिन वो आपको हार्म या आपको मारपीट नहीं कर सकता। इट्स इलीगल। इसके लिए हमारे पास राइट्स है कि हम जुडिशरी जा करके अपना ये राइट्स मांग सकते हैं और उस पर न्याय, जस्टिस मांग सकते हैं कि उन्होंने मुझे क्यों मारा डंडा से। तो सिर्फ पनिशमेंट देने का अधिकार किसको है? जुडिशरी को है। तो आप समझ गए होंगे कि ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। अब इसमें देखेंगे कि यहां पर ऑल आर इक्वल, यहां पर सबके सब क्या है? इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूं कि एमपी बड़ा होता है या डीएम बड़ा होता है और या फिर जज बड़ा होता है, तो भाई बताओ इसमें से बड़ा कौन? तो आप में से कोई ना कोई कह देंगे कि सर एमपी बड़ा है, कोई बोल देंगे नहीं सर डीएम बड़ा है, कोई बोल देंगे नहीं सर जज बड़ा है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये तीनों अपने आप में बराबर है। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो ये भी 1 पोजीशन, ये भी 1 पोजीशन और ये भी 1 पोजीशन। तो दैट मीन्स कि ये तीनों अपने आप में अपने अपने जगह पर बराबर में है, क्योंकि तीनों का काम जो है अलग अलग है और साथ ही साथ तीनों का जो काम अलग अलग है उसमें से किसी दूसरे के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर यहां पर ग्रास रूट लेवल पर पुलिस ऑफिसर सही तरीके से उसका जो अपना एक बनाया हुआ है गवर्नेंस का सिस्टम, अगर उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा है तो जुडिशरी उसको नहीं रोक सकता। अगर लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव जिला में जो एग्जीक्यूटिव होता है किस तरह से फंक्शन करवा रहा है ये इसकी जिम्मेदारी है। तो दैट मीन्स कि तीनों के पास अपना अपना लेवल पे अलग अलग पावर है जिसमें कि एक दूसरे को कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। आप कब कहेंगे कि कोई आपसे ज्यादा पावरफुल है? दैट मीन्स कि जब
की बातों को मानना आपके लिए लीगली कंपलसरी हो, तब आप कहेंगे कि वो आपसे बड़े हैं। दैट मीन्स सिंपली अगर बोला जाए कि उनके आदेश को मानना पड़े तो हम बोलेंगे कि वो बड़ा है और मैं छोटा हूं। बट यहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह से कुछ भी इंपोज नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। सोशल ग्रुप्स तो आप देख ही रहे हैं, रिजर्वेशन एंड ऑल बहुत सारी चीजें हैं, तो इनको रहने दीजिए। अब इसमें देखेंगे कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहां पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आखिर पूरे दुनिया में ये एनसीईआरटी वालों को बेल्जियम और श्रीलंका ही क्यों दिखा? बहुत सारे पॉपुलर कंट्रीज हैं, उसका एग्जाम्पल क्यों नहीं दिखा? आखिर उन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल क्यों नहीं ले लिया? तो इन सारे प्रश्नों का आपका जो सॉल्यूशन है वो मैं देने जा रहा हूं। इसके पीछे रीजन क्या है कि अब तक आप दुनिया में कहीं भी देखे होंगे या अपने आसपास सराउंडिंग्स में भी देखे होंगे, तो आपने क्या देखा होगा? तो आपने देखा होगा कि जो मेजॉरिटी में होता है, दैट मीन्स कि जिसका नंबर ज्यादा होता है वो सोसाइटी पे डोमिनेट करता है। यस या नो? तो यस सर, यस कहना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो दैट मीन्स कि जो ज्यादा संख्या में होगा, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो एक सिचुएशन, तो ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका में। ऐसा सिचुएशन कहां देखने को मिलेगा? ये जो नॉर्मल सिचुएशन है, ये नॉर्मल सिचुएशन आपको सिर्फ देखने को कहां मिल जाएगा? तो वो है हमारा श्रीलंका में, कि यहां पर मेजॉरिटी का रूल है। क्या है? मेजॉरिटी का रूल है। बट समटाइम्स दूसरा सिचुएशन क्या देखेंगे कि जो अपने आप में इस टॉपिक को एक्सेप्शन बनाता है वो है बेल्जियम। बेल्जियम के साथ कंडीशन क्या है कि यहां पर जो माइनॉरिटी में है, दैट किस में है? तो भैया माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी का मतलब होता है जिसका जनसंख्या दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन में कम हो, उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। तो इसका मतलब है कि जो बेल्जियम में क्या है कि बेल्जियम में रूल कर रहा है कौन? जो पॉपुलेशन में कम है। जबकि श्रीलंका में रूल कौन कर रहा है? जो कि आपको मेजॉरिटी में है। तो इस तरीके का ये दोनों ही बड़ा ही अलग सा और सुंदर सा एग्जाम्पल है। और जबकि आज तक हम लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि भारत में लड़ाई हो रही है, इसका रीजन रिलीजन है, इसका रिलीजन कास्ट है। तो यही सारी चीजों को, मीथ को आपको तोड़ने के लिए इन दोनों चैप्टर टॉपिक्स को, दोनों कंट्री को सेलेक्ट किया गया। चूंकि ये दोनों कंट्री को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में लड़ाई होने का देशों के अंदर बहुत सारे रीजन है। ये कास्ट, रिलीजन, जेंडर नहीं, बल्कि उनसे भी इंटरेस्टिंग तो क्या मिलेगा यहां? तो यहां देखने को मिलेगा कि ये दोनों लैंग्वेज के बेसिस पे बटे हुए हैं, डिवाइडेड हैं। किस बेसिस पर? तो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड हैं और उसके वजह से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। एक तो जो आगे है वो ज्यादा बेनिफिट लेता है, छोटे वाले तक बेनिफिट नहीं पहुंचने देता है। इसलिए अगर आज के बाद, इसीलिए 10th क्लास तक आपको एसएसटी भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको ये कहीं पर भी डिबेट करने के लिए तैयार करता है, ताकि आप लॉजिकली वह बात कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पुलिस का एग्जांपल दिया कि आपको वो कुछ बड़ा से बड़ा भी क्राइम अगर किसी ने कर दिया तो उसको एक थप्पड़ तक मारने का उसके पास राइट्स नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए सफरर होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर देखेंगे कि लैंग्वेज के बेसिस पर ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिवाइडेड होता है और फिर बहुत सारे वहां पर रियॉर्ड्स तक हो जाता है, जिसको सिविल वार कहते हैं। सिविल वार भी होता है जिसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। बट इसके बाद वहां पर बहुत सारे चेंजेस एंड बदलाव भी होता है, जो आप अभी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत ही अच्छा कर दिया कि अगर आपको एग्जाम में बेल्जियम के ऊपर ही लिखने के लिए बोल दे तो क्या करोगे? ये तो सर क्या कह दिया आपने कि सिर्फ बेल्जियम पर 5 मार्क्स में? इम्पॉसिबल। नो नो नो, it is possible because Binay Misra is here to help you to get 100 out of 100. It's my promise. Please be on my board and be concentrate. तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत ही आसान बना दिया अबाउट बेल्जियम। अब आप बेल्जियम के रिगार्डिंग बोर्ड वाले चाहे जैसे भी क्वेश्चंस बनाए, बट एक चीज उसमें ढूंढना है, क्या ये बेल्जियम के बारे में पूछ रहा है या बेल्जियम में होने वाले चेंजेस के बारे में पूछ रहा है। और इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनाने का उसके पास, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं है। तो दैट मीन्स कि वो क्या, तो सिर्फ सेंस क्या पकड़ना है कि वो सेंस क्या कह रहा है, अबाउट। कहीं ना कहीं अबाउट का कोई दूसरा तीसरा वर्ड वो यूज कर ले फंसाने के लिए आपको,
बट आपको सिर्फ इतना अस्थिरता के साथ समझना है क्या वो बेल्जियम के ऊपर लिखने के लिए कह रहा है। बस इतनी सी बात आपके लिए काफी है, क्योंकि बाकी का हेल्प तो मैं करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं, अगर बेल्जियम के बारे में पूछ दिया तो बेल्जियम एकदम छोटू सा कंट्री, ए स्मॉल कंट्री। कहां पर है ये? तो यूरोप में है। पहला चीज निकल गया। इट हैड बॉर्डर विथ, अब देखिए बेल्जियम का कमाल। बेल्जियम ऐसे भी बहुत खूबसूरत कंट्री है, आप जा सकते हैं घूमने के लिए। इसका जो बॉर्डर है, पड़ोसी है, देखिए कौन है? फ्रांस। दूसरा नीदरलैंड। अपने आप में सब डेवलप कंट्री हैं, सारे के सारे डेवलप कंट्री हैं भैया। तो क्या आया? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी। देखिए अगला, देखिए लग्जमबर्ग। दैट मीन्स इसके चारों तरफ देखिए क्या है, क्या है। ये आपको नहीं लगता है कि एक कोई व्यक्ति सोने से चारों तरफ से, गोल्ड से घिरा हुआ है? कुल मिलाकर के यहां अगर आप देखें बेल्जियम का, तो इसके साथ भी ऐसा है, काफी अच्छे अच्छे चारों जो उस समय का डेवलप कंट्री, पहले फ्रांस, फिर नीदरलैंड, जर्मनी या लग्जमबर्ग, ये चारों कंट्री से घिरा हुआ है और ये चारों कंट्रीज का बॉर्डर बनाता है। बट अब अगली बात देखिए कि इट हैज पॉपुलेशन ऑफ लिटिल 1 करोड़। सिर्फ बेल्जियम का पॉपुलेशन कितना है? तो 1 करोड़ सर, 1 करोड़, सिर्फ ओनली 1 करोड़ पॉपुलेशन है। अपना बिहार का पता है आपको? अपना बिहार का 13 करोड़ पॉपुलेशन है, यूपी का 24-25 करोड़ पॉपुलेशन है। तो खैर छोड़िए उन सारी बातों को। अब देखेंगे 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो कहिएगा सर इतना बढ़िया बढ़िया देशों के संगति में है, साथ में है, और साथ ही साथ फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग है, तो फिर ये लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं? और पॉपुलेशन भी तो बहुत कम है, सिर्फ 1 करोड़। हाँ, तो आइए उसी चीज को आगे देखेंगे। अब समस्या देखिए यहां पर कि 59%, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, you have to remember, you need to remember and you will have to remember दोस्त, ये आपको डेटा याद करना है। 50% लोग कहां रहते थे? फ्लेमिश रीजन में, ये भी याद रखना पड़ेगा। कौन रहते थे? तो डच स्पीकर। डच स्पीकर आपको पूछेगा कि डच स्पीकर कौन सा रीजन में रहता था, और वहां एक एग्जांपल देगा फ्लेमिश रीजन, और दूसरा आपको ऑप्शन में देगा वेलोनिया रीजन, और आप कंफ्यूज हो जाओगे और पता नहीं वेलोनिया को लगाओगे या फिर फ्लेमिश को लगाओगे। तो बिल्कुल बिल्कुल वो भी मैं याद करने का आपको एक टिप्स दे दूंगा। तो पहला चीज अभी आप समझो कि 59% कहां रह रहा है? तो फ्लेमिश रीजन में, और क्या बोलता है? तो डच। अभी रुक जाना है। अगला 40%, 40%, पहला क्या था? 59, दूसरा क्या है? 40%, लिव्स इन द वेलोनिया रीजन। कौन सा रीजन में? वेलोनिया रीजन में। एंड स्पीक्स फ्रेंच, ये क्या करते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। अब देखिए फ्लेमिश रीजन है ना, तो वहां पर फ्रेंच नहीं बोला जाता है, ये गारंटी है। फ्लेमिश रीजन है तो फ्रेंच नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? डच होगा। क्लियर? हाँ, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अब बच्चा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 99%। तो अब 1% जो है ये बोलता है जर्मन भाषा। कौन सी भाषा? जर्मन भाषा। यहां तक बस आपको ध्यान रखना। अब देखते हैं ब्रुसेल्स की बात करें, तो ब्रुसेल्स क्या है ना, ये कैपिटल ऑफ बेल्जियम है। ध्यान रखेंगे आप, ये क्या है? तो कैप है। क्या है? कैप। किसका? तो बेल्जियम का। कैप है किसका? तो बेल का। कैप किसका है? बेल्जियम का। तो ये आपको याद रखना, ये कैपिटल है ब्रुसेल्स, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो आप फंस जाएंगे। तो यहां पर ये जिक्र क्या हुआ है, तो ये हमें जानना चाहिए। तो यहां पर ब्रुसेल्स में क्या देखेंगे कि 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। कहिएगा नहीं समझ में आया सर? तो बिल्कुल, ये क्या कह रहा है तो समझिए। ये मान के चलिए कि ये पूरा आपको बेल्जियम है, ठीक है। तो अगर इस पूरे बेल्जियम की बात करें, पूरे बेल्जियम की, तो 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर अगर ऐसा खींच दें तो क्या कंट्री का, पूरे कंट्री की बात कर रहा है। बट जब सिर्फ बात करेंगे हम कहां का? एक कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स का, तो यहां सिचुएशन थोड़ा अलग है। तो पूरा देश में ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं? तो डच स्पीकर 59%, और फ्रेंच कितना? तो 40%। लेकिन कैपिटल की बात करें तो ये रिवर्स है। कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, सिर्फ कैपिटल में, और 20% लोग डच बोलते हैं। तो ये कहां का कहानी है? तो ये कैपिटल का। लेकिन पूरे अगर बेल्जियम की बात करें तो 59% लोग क्या बोलते हैं? तो डच बोलते हैं, और 40% लोग वहां पर फ्रेंच बोलते हैं। बट कैपिटल सिटी में थोड़ा सिस्टम अलग है। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं,
20% लोग डच बोलते। तो यहां से ये देखेंगे, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम्स क्या है, ये तो आपने वहां के बारे में देखा कि ये था, वो था, ये था, सब कुछ ठीक है, कि वहां पर आपने सिर्फ अभी तक ये पढ़ा कि बेल्जियम में क्या क्या था, कहां से कौन कौन से कंट्रीज गिरा हुआ, कहां पड़ता है, कितना पॉपुलेशन है, कितने परसेंट लोग रहते हैं, कुल मिलाकर के उसके बारे में आपने डिटेल्स लिया। बट अगर आपको वहां पर एग्जाम में सेंस क्या नजर आए, प्रॉब्लम्स नजर आए, क्वेश्चन में ये क्या बात कर रहा है कि प्रॉब्लम्स नजर आ रहा है, किसका, तो बेल्जियम का, ध्यान रखेंगे किसका, तो बेल्जियम का। बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या था, कुछ ऐसा आपको अगर क्वेश्चंस नजर आए तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे। तो आप देखेंगे कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली कीवर्ड है रिच एंड पावरफुल। अब वहां पर जब देखेंगे तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकर का कम था 40%, और उनका कितना था डच स्पीकर का 59%। लेकिन ये 40% क्या था कि पूरा देश पे रूल कर रहा था, और सारे बड़े बड़े पोस्ट और देश का रिसोर्सेज सब पर इन लोगों ने कब्जा करके रखा था, जिसके वजह से इन लोगों का बोलवाला था, बेहतरीन वेल ऑफ कंडीशन में रहते थे फ्रेंच स्पीकर, और वहीं पर डच स्पीकर का स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब था, बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात थी। यहां तक कि बड़े बड़े पोस्ट पर भी सिर्फ फ्रेंच स्पीकर ही अलाउड होते थे। गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसीज ही बनाता था कि जो फ्रेंच स्पीकर है उसको हेल्पफुल हो। तो उस कुल मिलाकर के अब इसके लिए क्या होता है कि बहुत दिन तक डच स्पीकर ने बर्दाश्त किया, बट एक समय बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये देश हमारा, सब कुछ हमारा, फिर कोई आगे और हम लोग पीछे क्यों हैं, हम लोग का भी अधिकार बनता है। जब इन सारी चीजों का उनको रियलाइज हुआ तो उन्होंने रिवोल्ट किया। क्या क्या रिवोल्ट, किसके अगेंस्ट में, फ्रेंच स्पीकर के अगेंस्ट में इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली यह किस चीज के लिए रिवोल्ट किया होगा, किस चीज के लिए, तो राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए, ताकि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे ये भी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली एंड सोशली, हर तरीके से ये भी अपने आप को अपग्रेड कर पाए। तो इसके लिए लोगों ने अधिकार के लिए लड़ जाते हैं, बिकॉज दे गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन मच लेटर। दैट मीन्स कि इन लोगों का चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें या एडुकेशन की बात करें, तो इन लोगों के पास बहुत बाद में पहुंचा, बहुत बाद में इन लोगों ने उसका थोड़ा बहुत फायदा उठाया, बट पूरा फायदा नहीं उठा पाया। अब देखते हैं कि जब ये सिचुएशन बना, दैट मीन्स को रियलाइज हुआ कि जो डच फ्रेंच स्पीकर हैं वो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तब जाकर के इन लोगों ने लड़ा। और ये टेंशन दोनों कम्युनिटीज के बीच में कब देखा गया, 1950 एंड 60s में। और ये सबसे ज्यादा एक्यूट का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा अगर टेंशन कहीं पर था पूरे बेल्जियम में तो वो था ब्रुसेल्स में, क्योंकि ब्रुसेल्स का सिचुएशन अलग था, क्योंकि पूरा बाकी कंट्री में डच वाले हो हल्ला ज्यादा करते होंगे, बट कैपिटल सिटी में डच स्पीकर 20%, फ्रेंच स्पीकर 80%, यहाँ फ्रेंच वाले उसको दबाते होंगे, और पूरा देश में बाकी जगह पर डच स्पीकर उसको डोमिनेट करता होगा, क्योंकि वहां पर इसका पॉपुलेशन ज्यादा था। तो कुल मिलाकर के, लेकिन यहाँ पर वहां पर पॉपुलेशन में गैप कितना है, तो भैया सिर्फ कितना कितना, ये है 40%, वो 29% का सिर्फ डिफरेंस है। बट यहां पर तो 80-20 का रेशियो है, 80-20, 80% फ्रेंच स्पीकर और 20% डच स्पीकर, तो यहां सबसे ज्यादा था। अब सेम, तो कुल मिलाकर के आपको बेल्जियम के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अब आप कैपेबल हैं उसका आंसर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखेंगे और फुल मार्क्स मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सेम चलेंगे हम अबाउट श्रीलंका पे भी। तो थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में भी हम लोग कुछ स्टडी करते हैं, क्योंकि वहां भी क्वेश्चंस आपको श्रीलंका के बारे में आ सकता है। और मैं आपको बता दूं, अगर यहां से क्वेश्चंस आपको आए ना इस तरीके से, तो ये सब शानदार क्वेश्चन है और किसी भी मार्क्स में आ सकता है, 2, 3, 5 किसी में भी आ सकता है, और एमसीक्यू तो आना ही आना है। तो कुल मिलाकर के आप इसको दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे से तैयार करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि श्रीलंका क्या है ना, एक आइलैंड कंट्री है। क्या है ये, आइलैंड नेशन। जानते हैं, मैं बहुत पहले तो बचपन में जब आप लोगों के समय में मैं इसको आइसलैंड बुलाता था, बट नहीं, ये क्या है, आइलैंड है। तो आइलैंड क्या होता बच्चे, आप लोगों में से जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाया तो 99 क्या मैं कहूंगा 100% बच्चों को एक्चुअल में आइलैंड का डेफिनेशन नहीं था। आप कहेंगे कि सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, नहीं नहीं, लेकिन यहाँ वर्ड यूज हुआ है, अगर आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे आइलैंड क्या है, तो श्रीलंका के बारे में क्या ही इमेजिन करेंगे। और जब श्रीलंका के बारे में इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे तो वहां के बारे में पढ़ करके आपको चीजें याद नहीं रहेगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं
कि मेरे से पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको चीजें याद ना करना पड़े, बल्कि आप समझ करके आंसर करें, ताकि इससे आपको जीवन भर ये सारी चीजें याद भी रहेंगी, जिसका कहीं पर भी बोलने में आप यूज भी कर सकते हैं, बट रटा हुआ चीज आप भूल जाते हैं। तो अब यहां पर देखेंगे, आइलैंड का मतलब होता है अ लैंड मास, अ लैंड मास which are a land mass which are नहीं, ठीक है, which is surrounded all sides by water, all sides by water। अगर कोई भी ऐसा लैंड मास दिखता है कि जो चारों तरफ क्या चीज से भरा हुआ है, चारों तरफ वो पानी से घिरा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो पहला चीज निकल के आ गया कि श्रीलंका क्या है, आइलैंड नेशन है। इट हैज पॉपुलेशन 2 करोड़, ठीक है, इसके पास पॉपुलेशन कितना है, 2 करोड़। लाइज इन साउथ एशिया रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए ना तो मुझे लगता है कि आप गलती कर ही बैठोगे। तो ध्यान देना कि श्रीलंका कहां पर है, तो लाइज इन दी साउथ एशियन रीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बिल्कुल आपको कॉन्सेंट्रेट रहना है। इट हैज ऑल्सो डाइवर्स पॉपुलेशन। ओ, समस्या यहां भी है जनसंख्या को लेकर के, यहां भी जो पॉपुलेशन है थोड़ा वो अलग अलग यहां पर भी है। तो मेजर सोशल ग्रुप्स देखते हैं कौन कौन है, तो यहां पर सबसे ज्यादा ये सिन्हाला, सिन्हाला क्या भैया, लैंग्वेज है, यहां रखेंगे। तो सिन्हाला बोलने वाले का पॉपुलेशन ज्यादा 74%, ओ माय गॉड, और 18% यहां पर है तमिल स्पीकर्स। तो डेटा से पहले यहां यह समझते हैं कि यहां एक चीज समझ में आ गया होगा कि यहां जो हम लोगों का धूम मचने वाला है वो किसके किसके बीच में होगा, एक तो सिन्हाला होगा और दूसरा होगा कौन, तमिल स्पीकर्स, इन दोनों के बीच में वहां पर टकराव होगा। तो आप देख सकते हैं मेजोरिटी भी 74% कौन है, सिन्हाला स्पीकर, और सिर्फ 18% है तमिल स्पीकर्स। ये थोड़ा सा नीचे से स्लाइड कट रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, दिख रहा है आपको। अब यहां देखेंगे कि ये जो तमिल्स भी है ये भी दो तरह के हैं, एक को बोला गया है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा है इंडियन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल्स कितना है, तो 13%, ये आप याद जरूर रखेंगे। टोटल कितना है, 18% है तमिल स्पीकर्स। लेकिन तमिल स्पीकर्स भी दो तरह के हैं, एक है श्रीलंकन तमिल्स, दूसरा है इंडियन तमिल्स। ये क्या है मैं समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सॉल्यूशन मैंने पहले कर रखा है, इसीलिए उसके लिए टेंशन ना लीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि 10 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो आइए यहां पर देखिए, तो इंडियन तमिल्स ये कितना है, 5%। सिर्फ इतना आप यहां पर देख लो, क्या तमिल जो है दो तरह के हैं, श्रीलंकन तमिल्स 13%, इंडियन तमिल्स 5%, ये वहां के लैंग्वेज बोलने वाले हैं, और सिन्हाला स्पीकर तो 74% है, ये आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंकन तमिल्स क्या है, नेटिव ऑफ श्रीलंका, दैट मीन्स कि ये यहीं के परमानेंट वासी हैं, ये कहीं बाहर से वहां पर नहीं गए, बल्कि उनके कई एंसेस्टर, पता नहीं 10 20 25 50 एंसेस्टर पुराना लगा लो, सबके सब वहीं पर रह रहे थे। दैट मीन्स कि वो लोग कहीं बाहर से आकर के वहां पर नागरिकता नहीं मिला, बल्कि वो लोग एग्जैक्टली वहीं के हैं, जैसे हम लोग प्रॉपर इंडियंस हैं। तो अब दूसरा इंडियन तमिल्स, देखिए इसको मैंने बहुत सुंदर डिफाइन कर दिया है। पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू, ठीक है, इंडिया टू अदर कंट्री, इंडिया टू अदर कंट्री इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इन प्लांटेशन। तो उस समय की बात है जब देखेंगे ब्रिटिश ने रूल किया, और खास करके जब का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, तो जिसके वजह से जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स, दैट मीन्स कि हाथों से चीजों को बना बना के बेचने वाले जो हमारे देश में एक पर एक स्किल्ड कारीगर था, उन लोगों की जिंदगी ऐसी हो गई कि उन लोगों को खाने तक का भी दिक्कत हो गया, जिसके वजह से उन्होंने कई सारे जो लोग हैं, मतलब पूरा कई सारे गांव के गांव खाली हो गए, लोग शहरों में चले गए काम की तलाश में। तो जिसके वजह से ऐसा हुआ कि उस समय में लोग अपने देश की बात छोड़िए, उनको दूसरा दूसरा देश भी जाना पड़ा काम की तलाश में। यहाँ से लोग लेके जाते थे ब्रिटिशर्स कहाँ पर, अपने प्लांटेशन, जो टी स्टेट होता था, क्योंकि चाय पूरे दुनिया को, इंडियन को भी चाय पीने का आदत ब्रिटिश ने लगाया था। मैं इस पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि पहले जब उन्होंने टी को इंडिया में लाया था तो लोगों को उन्होंने फ्री में पिलाया था।
सबको फ्री में पिलाना शुरू किया, और जैसे ही लोगों को आदत बना कि वो बेचना शुरू कर दिए, और जिसके वजह से आज टी का खपत इंडिया में कितना ज्यादा है। आपको अगर लिटरेचर याद होगा 9th या 10th का, अभी मैं भूल रहा हूं, जिसमें कि प्रांजल वाली स्टोरी है, जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया में जिस समय में वो बुक लिखा गया था उस समय में कि 80 करोड़ कप, कितना 80 करोड़ कप चाय पर डे इंडिया में पी जाती है, और वो एनसीईआरटी का डेटा आज से 10 से 15 साल पहले का होगा। तो आइडिया आप लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वहां पर इनका जो मार्केट था पूरा फैल गया। अब इसको ज्यादा से ज्यादा चाय का प्रोडक्शन करना था, बट यूरोप में कोई गरीब तो था नहीं, मजदूर टाइप का है, तो बाहर अपने अपने कॉलोनी से, जो मैंने बताया था कि टोटल ये 52 नेशंस को अपना कॉलोनी बना के रखा था ब्रिटिशर्स, तो हर जगह से उठा उठा के लोगों को ले जाते थे प्लांटेशन में काम करवाने के लिए। बाद में क्या होता है कि वहीं पर ये लोग रह जाते हैं, और वहीं का इन लोगों को सिटीजनशिप में मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सिटीजनशिप भी इन लोगों को यहीं पर मिल जाता है। तो जिसके वजह से ये लोग वहीं रह जाते हैं, तो उसका नाम क्या है? इंडियन तमिल्स। और ये लोग क्या थे? संजोग से साउथ इंडिया के होंगे, उसके लिए श्रीलंका जाना आसान था, तो इसीलिए वो लोग तमिल्स बोलते थे। ठीक है। और चूंकि कहिएगा फिर कि सर श्रीलंका में, तो श्रीलंका काफी साउथ में, तमिलनाडु वगैरह के काफी नजदीक में है, तो इतना नजदीक में होने के बाद एक दूसरे जगह के लोग लैंग्वेज को समझते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर, हम लोगों का पड़ोसी देश नेपाल है, अगर आप नेपाल चले जाएं तो वहां के लोग बहुत अच्छे तरीके से हिंदी समझते हैं, और इंडिया के भी बहुत सारे लोग